Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to teach FN part 2 का chapter which is called stress and its adaptation. तो ये नर्सिंग फाउंडेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा चैप्टर है, तो हम इसको देख लेते हैं. We will start with our introduction. Okay. Stress is a part of life. Everyone feels stress at one time or another. The experience of stress and the way the one response to are unique to each individual. The process of responding to stress is a constant and dynamic and is essential to the person physical, emotional and social well-being. फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग. तो एज वी ऑल नो कि हमें स्ट्रेस होता है, हर किसी को स्ट्रेस होता है. ठीक है, स्ट्रेस हमारे लाइफ का एक पार्ट है. हर एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस होता है किसी पे टाइम पे या फिर दूसरे टाइम पे. और स्ट्रेस अगर देखा जाए तो ये एक टेम्परेरी, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टेम्परेरी चीज़ भी है और एक परमानेंट चीज़ भी है. ठीक है, ठीक है. ये हमारे हेल्थ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी कर सकती है और निगेटिव इफ़ेक्ट भी कर सकती है. तो जैसा कि इसमें लिखा है कि जो भी स्ट्रेस है उसका हर एक इंडिविजुअल का अपना यूनिक तरीका होता है उससे फाइट करने का. ठीक है, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का अलग अलग, मतलब खुद का एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है उस स्ट्रेस से फाइट करने का. ठीक है, यूनिक टू ईच इंडिविजुअल. हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का क्या होता है, कोपिंग मैकेनिज़्म होता है. और जो भी प्रोसेस है रिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का वो कांस्टेंट एंड डायनेमिक है. ठीक है, कि चेंज होता रहता है. जैसे कि तुम अलग अलग स्ट्रेस में अलग अलग रिस्पॉन्स करते हो. ठीक है, और ये ये पर्सन के फिजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि लंबे टाइम से अगर तुम स्ट्रेस ले रहे हो तो ये तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे क्या करेगी, इफेक्ट करेगी. ठीक है, टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम स्ट्रेस की. तो स्ट्रेस, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ह्यूमन सिस्टम रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन its balance state. Stress result from a change in environment that is prescribed as challenge or threat. Danger can have both negative और positive effect. As I previous say कि स्ट्रेस का हमारी लाइफ में दोनों तरह से इफेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी. ठीक है, और ये एक वो है, कंडीशन है. जो भी हमारा नॉर्मल बैलेंस स्टेट है, जो भी हमारी नॉर्मल बैलेंस लाइफ चल रही है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगी. हमारे जो भी नॉर्मल इन्वायरमेंट में स्ट्रेस का मतलब है कि रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन द इन्वायरमेंट. मतलब कि हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो वो रिजल्ट कॉज करेगा. सपोज तुम फॉर एग्ज़ाम्पल तुम रोज़ स्कूल जा रहे हो. ठीक है, नॉर्मल तुम्हारा रूटीन है, तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, सब कुछ सही है. अचानक से डेट शीट आ जाती है एग्ज़ाम की, तो वो क्या कॉज करेगी, वो कॉज करेगा स्ट्रेस. ठीक है, तो वही होता है कि अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो वो स्ट्रेस कॉज करेगा. और उसके बाद आता है स्ट्रेसर. स्ट्रेसर क्या होता है, स्ट्रेसर कोई भी ऐसा वो है, स्टिम्युलाई है. स्ट्रेसर कोई भी ऐसी स्टिम्युलाई होती है जो स्ट्रेस कॉज करती है. ठीक है, और स्ट्रेसर आर दमसेल्फ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव बट दे कैन हैव पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट एज द पर्सन रिस्पॉन्स टू द चेंज. तो मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेसर क्या होते हैं, एजेंट होते हैं. ठीक है, स्टिम्युलाई होते हैं, फैक्टर्स होते हैं दैट कॉज स्ट्रेस इन अ पर्सन. तो स्ट्रेसर जो देमसेल्फ वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होते, पर वो जो पर्सन के रिस्पॉन्ड के हिसाब से उस पर जो इफ़ेक्ट होता है या फिर जो पर्सन का रिस्पॉन्स होता है, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. ओके, तो स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, स्ट्रेसर्स आर एनी स्टिमुलाई और फैक्टर दैट कॉज स्ट्रेस इन अ पर्सन. ठीक है, और
stressor themselves neither positive or negative, but they have positive negative effects on the person respond to the change. जो भी person respond करता है change को लेके, उससे positive और negative effect हो सकता है person पे. फिर आता है adaptation. When a person is in a threatening situation, immediate response occur. Those response often involuntary are called coping response. The change in that take place as a result of response is stressor is adaptation. ठीक है, जब कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे तुम जा रहे हो रोड पे, ठीक है, और सामने से तुम्हें कुछ डेंजर आता हुआ दिखाई दिया, तो तुम क्या करोगे, वहाँ से भागोगे. ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स दोगे उस डेंजर के खिलाफ. तो वो क्या है, वो इनवॉलेंट्री होते हैं रिस्पॉन्सेस, और वो होते हैं कोपिंग रिस्पॉन्स. ठीक है, अब उस कोपिंग रिस्पॉन्स की वजह से जो चेंज आता है वो होता है अडाप्टेशन. ठीक है, द चेंज टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रेसर इज अडाप्टेशन. मतलब जो स्ट्रेसर क्या है, स्ट्रेसर स्टिमुलाई है जो स्ट्रेस कॉज करती है. ठीक है, और उसके खिलाफ जो भी तुम वो करते हो, क्या बोलते हैं वो, सॉरी, जो भी रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो चेंज क्रिएट करेगा. ठीक है, और वो चेंज क्या होता है, वो द चेंज दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिस्पॉन्स इज अडाप्टेशन. मतलब रिस्पॉन्ड के रिजल्ट में जो चेंज होता है वो अडाप्टेशन है. ठीक है, रिस्पॉन्ड के चेंज में जो रिजल्ट आता है वो क्या है, वो अडाप्टेशन है. देन होम्योस्टैटिस. होम्योस्टैटिस क्या होता है, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट वी ऑल नो कि होम्योस्टैटिस होती है हमारी अंदर की कंडीशन. ठीक है, हमारी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन, जो हमारी बॉडी अलग अलग चीज़ें करती है उन्हें मेंटेन करने के लिए, वो होता है होम्योस्टैटिस. द वेरियस फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म विद इन द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंटरनल चेंज टू मेंटेन रिलेटिवली कंसिस्टेंसी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट. ठीक है, वो होती है होम्योस्टैटिस. होम्योस्टैटिस ये होता है कि हमारे अंदर, ठीक है, जो भी इंटरनल कोई भी चीज़ चेंज हुआ है अंदर, ठीक है, उसकी वजह से हमारी बॉडी को कोई भी हार्म ना हो, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली कोई भी हार्म ना हो, तो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी जो जो भी जतन करती है उसको बोलते हैं होम्योस्टैटिस. ठीक है, इंटरनल चेंज को मेंटेन करने के लिए, जो भी इंटरनल चेंज है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी जो वेरियस फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म यूज़ करती है वो होता है होम्योस्टैटिस. ठीक है, और द चेंज कैन बी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, इट डिपेंड्स. सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैटिस देखते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम प्राइमरी कंट्रोल होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म. ठीक है, जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो प्राइमरीली कंट्रोल करते हैं हमारे होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म को. सेल्फ रेगुलेटरी अकर विदाउट कॉन्शियस थॉट्स एंड यूजुअली फंक्शन टू करेक्ट एबनॉर्मल कंडीशंस. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन थ्रेटन द फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैटिस रिजल्ट इन इलनेस. ठीक है, एज वी ऑल नो, हमने पहले ही देखा कि जब कोई स्ट्रेस आती है तो हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है तो हमारी बॉडी तुरंत से रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग तरीके से सोचता है कि हम कैसे इस सिचुएशन से बच सकते हैं. हाँ, उसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन को भी ख़राब कर सकती है, मतलब बीमार कर सकती है लोगों को, कॉजेज इलनेस. ठीक है, इलनेस कॉज कर सकती है. अगर कोई बंदा है उसे लंबे समय से किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस है, आइदर इट फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, जॉब इश्यूज, एनीथिंग, तो वो उस बंदे को फिजिकली बीमार भी कर सकती है. ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैटिस देखते हैं. तो एक होता है लोकल अडाप्टेशन रिस्पॉन्स एंड द अनदर वन इज जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम. ठीक है, लोकल अडाप्टेशन रिस्पॉन्स और जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम. सबसे पहले लोकल अडाप्टेशन रिस्पॉन्स के पार्ट्स देख लेते हैं. तो बेसिकली इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, द रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स और द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स.
रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स और द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, हम इसको एक एक करके देखेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स, जैसा कि ये है, ये हमारे 12th की एनसीईआरटी में भी था। रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स वो ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो हम तुरंत से देते हैं, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, व्हेन अ बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, तो वो होता है रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स। इट इज़ अ इनवॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक एक्शन दैट डज बॉडी रिस्पॉन्ड इन द स्टिमुलस। तो इन रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स, ये तो सबको ही पता है कि अगर हम किसी भी हॉट यूटेंसिल है, कुछ भी चीज़ है, हॉट चीज़ को अगर टच करते हैं तो एकदम से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स, ये होता है रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, इसमें हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये हम तुरंत करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, मतलब सडन रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स। फिर आता है हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, अकर व्हेन द टिश्यू इंजर्ड बाय बैक्टीरिया, ट्रॉमा, टॉक्सिन, हीट और एनी अदर सब्सटेंस डैमेज सेल रिलीज केमिकल्स इंक्लूडिंग हिस्टामाइन कॉजिंग इन्फ्लामेशन विच फर्दर प्रमोट हीलिंग। ठीक है, तो ऐसा हमने बहुत बार ही देखा है कि हमें अगर कहीं पे भी कुछ भी चोट लगती है, ठीक है, टिश्यू इंजरी होती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी, मतलब हमारे उस जगह पे, चोट वाली जगह पे रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। ठीक है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारी डैमेज सेल है, जहाँ पे हमारी चोट लगी है, डैमेज सेल है, वो रिलीज़ करता है केमिकल दैट इज़ कॉल्ड हिस्टामाइन। ठीक है, और हिस्टामाइन क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और जो इन्फ्लामेशन क्या करती है, वो हीलिंग को वो करती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से ही फर्दर हीलिंग होती है, इन्फ्लामेशन की वजह से ही क्या होती है, फर्दर हीलिंग होती है। हाँ, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम क्या होते हैं, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम, जीएएस, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कि डेली स्ट्रेस, डेली हमें रोज़ छोटे मोटे स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला स्ट्रेस आर टेम्परेरी। ठीक है, स्ट्रेस आर में भी परमानेंट और टेम्परेरी, क्योंकि हमें रोज़ किसी ना बात का स्ट्रेस है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, असाइनमेंट का स्ट्रेस, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, इंटरनल्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉब जाते हो तो वहाँ का स्ट्रेस। ठीक है, अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग स्ट्रेस है, एंड स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में सबसे पहले क्या आता है, डेली स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस। कुछ स्ट्रेसेस पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे एग्ज़ाम टाइम में तुम स्ट्रेस लोगे तो मतलब थोड़ा स्ट्रेस तो ज़रूरी होता है अच्छा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, इतना भी स्ट्रेस नहीं ले लेना है कि तुमसे पढ़ाई ही नहीं हो रही, पर इतना भी चिल नहीं रहना है कि वापस से तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। फिर होता है सडन चेंज, जैसे आप, मैंने पहले बोला, आपके इन्वायरमेंट में कोई सडन चेंज आता है तो वो भी स्ट्रेस कॉज करता है। ठीक है, या फिर कोई ट्रॉमा, मतलब आपका कोई भी पास्ट ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो वो भी स्ट्रेस कॉज करती है। हाँ, तो जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम ये हमें हैंस सेले ने दिया था। किसने दिया था, हैंस सेले ने दिया था। तो इसके 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेज है अलार्म रिएक्शन स्टेज, दूसरा है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, और तीसरा है स्टेज ऑफ एग्जॉशन। ठीक है, अलार्म रेजिस्टेंस स्टेज होता है जब कोई डेंजर आता है। ठीक है, जैसे ये समझ लो कि जब कोई खतरा आता है तो हमारे दिमाग में घंटी बजती है। ठीक है, हमारा दिमाग हमें सावधान करता है उस स्ट्रेस को लेके, खतरे की घंटी बजती है, तो वो होता है अलार्म रिएक्शन। ठीक है, और स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस मतलब तुम उस खतरे से बचने के लिए जो जो भी प्रयासेस करते हो, जो जो भी जतन करते हो, ठीक है, जो जो भी तरीके अपनाते हो, वो होता है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। स्टेज ऑफ एग्जॉशन होता है कि एक चीज़ को लेके अगर तुम्हें लंबे टाइम से स्ट्रेस है और तुम लंबे टाइम से उससे कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और वो नहीं हो पा रहा है, वो सिचुएशन तुमसे हैंडल नहीं हो पा रही है, फिर आती है स्टेज ऑफ एग्जॉशन कि अब तुम थक चुके हो, अब तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो। ठीक है, अब तुम छोड़ दो कि उस चीज़ को कि ठीक है, मैं से जितना हो सकता था मैंने किया, नाउ इट्स ऑन द नेचर, कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, यही है अलार्म रिस्पॉन्स, जो कि
फ्लाइट और फाइट होते हैं। रिस्पॉन्स जो प्रिपेयर करती है हमारी बॉडी इमीडिएट रिएक्शन के लिए। मैंने पहले ही बोला कि अलार्म रिस्पॉन्ड क्या होता है कि जैसे कोई सडन चेंज है, ठीक है, सडन कोई खतरा आता है, तुम जा रहे हो, सामने से सांप आ गया या फिर कोई डॉगी तुम्हारे पीछे पड़ गया, तो वो उस वक्त हमारा अलार्म रिस्पॉन्ड क्रिएट होता है, फाइट और फ्लाइट। अब कोई भी डॉग पीछे पड़ गया तो तुम उससे लड़ाई तो करोगे नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, फ्लाइट, है ना, भागोगे ही। तो उस चेंज में जो हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर करती है वो होता है अलार्म रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर कैसे करती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हमारी बॉडीज में चेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो गूज बम्स, ठीक है, सीवरिंग ऑफ हैंड्स और हार्ट बीट का बढ़ जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ठीक है, हार्ट बीट का बढ़ जाना, प्यूपिल्स का डायलेट हो जाना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, अलार्म रिएक्शन में आती हैं कि ठीक है हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही है, हमारी बॉडी को, सॉरी हमारा माइंड हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है उस डेंजर सिचुएशन से डील करने के लिए। फैमिली रिलेशनशिप, यही सब है अलार्म में। अलार्म में कि जो भी अलार्म रिस्पॉन्स हमने देखा था उसमें स्ट्रेसर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फैमिली रिलेशनशिप हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, मनी वरीज हो गए, नीड टू सक्सीड, एग्ज़ाम्स, फ्रेंड्स, डिसीजन, न्यू सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस कॉज करती है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब स्ट्रेसर्स हैं, ये सब स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है। फिजिकल इंडिकेशन ऑफ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, ये मैंने अभी बताया कि जो भी हमारी बॉडी है वो, हमारा माइंड है वो बॉडी को इंडिकेट कर रहा है कि खतरा है, ठीक है, तो वो उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर भी करेगा। अब बॉडी को प्रिपेयर कैसे कर रहा है, डायलेट प्यूपिल्स, ठीक है, आपकी प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, ट्रेम्बलिंग, आपके हाथ में शिवरिंग होगा, ट्रेम्बल करेंगे, हाथ ट्रेम्बलिंग होगी, ठीक है, पेन हो जाएगा, फ्लस्ड स्किन, पेल स्किन हो जाएगी, ठीक है, आपकी स्किन जो है वो पीली पड़ जाएगी, रैपिड हार्ट ब्रीथ और ब्रीथिंग, आपकी मतलब आप तेज़ तेज़ से सांस लोगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें फिजिकल इंडिकेशंस हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के, ठीक है, कि हमारी बॉडी हमें इंडिकेट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स द बॉडी। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये स्टिल वी विल सी कि जो हमारी स्किन है, स्किन में जैसे कि किसी किसी को ज़्यादा स्ट्रेस होती है तो एक्ने हो जाते हैं, रैसेस हो जाती है, ठीक है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, स्किन पेल पड़ जाती है, तो वो स्किन पे इफेक्ट करता है। स्टमक में क्या करेगा, स्टमक में पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, नोजिया। स्ट्रेस में ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, फूड एलर्जीज, ठीक है, स्टमक क्रैम्प्स, नोजिया, ये सारी चीज़ें किस में देखने को मिलेगी, स्टमक में, ठीक है, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी। Pancreas result in elevate secretion of insulin which of chronic could lead to diabetes, damage arteries and obesity, ठीक है, तो सिक्रेशन इंसुलिन का ज़्यादा होगा जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है, आर्टरीज डैमेज हो सकती है और ओबेसिटी हो सकती है, मतलब आपका वजन बढ़ सकता है। फिर इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम सप्रेस कर देगा इफेक्टिवनेस ऑफ इम्यून सिस्टम टू बैटल एंड रिकवर फ्रॉम इलनेस, lead to high level of inflammation in the body which causes a variety of chronic health condition। तो इम्यून सिस्टम क्या है, वो सप्रेस कर देगा, ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ इम्यून सिस्टम टू बैटल एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस। स्ट्रेस ज़्यादा जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, ठीक है, इससे आप जो भी आप मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा जिससे हमारी बॉडी इलनेस से फाइट नहीं कर पाएगी। तभी तो हमने पहले पढ़ा था ना कि लंबे समय से अगर इलनेस है तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन को अफेक्ट करेगी, मतलब आप बीमार पड़ोगे, आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, कॉजेज इलनेस। तो वही है, इस वजह से कि स्ट्रेस का इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी में, इट सप्रेस आवर इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इलनेस से फाइट नहीं कर पाती और हम बीमार पड़ जाते हैं। हेड में देखते हैं, हेड issues with mood, anger, depression, irritability, lack of energy, concentration problem, anxiety, panic attacks। ये होता है कि वो
मेंटल हेल्थ, ठीक है, कि स्ट्रेस का हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। तो इसका इफेक्ट बहुत ही बेकार सा है, जैसे मूड स्विंग्स होना, गुस्सा करना, इरिटेट होना छोटी छोटी बातों पे, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, एक्टिव ना रहना, पैनिक अटैक्स आना, शिवरिंग होना हाथों और पैरों में। तो ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, ठीक है। स्ट्रेस क्या करता है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। फिर हार्ट में क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ठीक है, और इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी, ठीक है। स्ट्रेस क्या करता है, हमने पहले ही देखा कि हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी इंक्रीज होता है। इंटेस्टाइन डिक्रीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज enzymatic आउटपुट, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, डायबिटीज़ एंड मोर। इंटेस्टाइन्स में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, ठीक है। हमारी बॉडी जो भी हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस रिस्क कर देता है, रिस्क फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस, डायबिटीज़ एंड मोर, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिक्रीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइडल प्रोडक्शन लीडिंग टू रिड्यूस फर्टिलिटी, डैम्पिंग ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव। तो स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को भी वो करेगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा फर्टिलिटी, और जो भी सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो सारी चीज़ों को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेस क्या करेगा, जो भी तुम्हारा सेक्सुअल डिज़ायर है या फिर सेक्सुअल बिहेवियर है उन सबको रिड्यूस कर देगा। जॉइंट एंड मसल्स पेन कॉज करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। जॉइंट एंड मसल में क्या करेगा, एचेस और पेन, इन्फ्लामेशन, टेंशन, लोअर बॉडी डेंसिटी, टाइटनेस इन शोल्डर एंड बैक। तो ये सारे रिस्पॉन्ड होते हैं स्ट्रेस के हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस पर। सबसे पहले हमने स्किन देखी, स्किन में वही है एक्ने, रैसेस, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स, ये सारी चीज़ें स्किन में कॉज करेगा। स्टमक में पेप्टिक अल्सर डिसीज़, स्टमक क्रैम्प्स, नोजिया, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें स्टमक पे। पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन है इंसुलिन का उसको एलिवेट कर देगा, जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ हो सकती है, हमारी आर्टरीज डैमेज हो सकती है और ओबेसिटी हो सकती है, वजन बढ़ सकता है। इम्यून सिस्टम हमने पहले ही देखा कि जो स्ट्रेस है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, जिससे हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी इलनेस से और हम बीमार पड़ेंगे। हेड में क्या है, हेड में वही है हमारी मेंटल हेल्थ को, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंगर, इरिटेशन और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एक्टिवनेस। तो ये सारी चीज़ें हेड मेंटल हेल्थ पे आती है। हार्ट में क्या होता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और हार्ट डिसीज़ को भी कॉज करता है। इंटेस्टाइन में डिक्रीज कर देगा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन, ठीक है, और अब न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और इंक्रीज करता है इन्फ्लामेशन, रिस्क फॉर बाउल डिसीज, डायबिटीज़। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, डिक्रीज करता है टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉइडल प्रोडक्शंस को, इनफर्टिलिटी कॉज करेगा और डिक्रीज कर देगा सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, बिहेवियर को। जॉइंट और मसल्स में पेन और इन्फ्लामेशन, ठीक है। टाइटनेस इन द शोल्डर एंड बैक। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर बॉडी, कि स्ट्रेस का इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी पे, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर बॉडी, ठीक है। स्टेजेस ऑफ अडाप्टेशन हम देखते हैं। स्टेजेस ऑफ अडाप्टेशन जो कि होता है रेजिस्टेंस फेज। तो हमने 3 फेज पढ़ा था, किसमें, गैस में, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम में, ठीक है। सबसे पहले अलार्म रिएक्शन स्टेट था जिसमें हमने फ्लाइट और फाइट देखा, फिर स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस था, और फिर स्टेज ऑफ एग्जॉशन था। तो अब हम क्या देख रहे हैं, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि हम क्या क्या उपाय करते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए, ठीक है। इफ़ द सोर्स परसिस्ट द बॉडी फॉर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन secreting hormone to increase blood sugar level, this phase is common and necessarily harmful.
but must include period of relaxation and rest to counterbalance the stress response. Fatigue, concentration lapse, irritability and lethargy result as the stress turns negative. ठीक है, अब इसमें बोला है कि अगर हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए, और सिक्रीट हो रहा है हार्मोन का, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के तुम इतना समझ लो कि अगर हमें लंबे समय से कोई स्ट्रेस है और हम लंबे समय से अपनी बॉडी को उसी स्ट्रेस से फाइट करने में लगा रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे तुम फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें कि तुम्हारी जो भी घर की ज़मीन है वो किसी विवाद में फंस गई है, ठीक है, अब तुम लोग लंबे समय से अलग अलग वकीलों के चक्कर काट रहे हो, अलग अलग कोर्ट के चक्कर काट रहे हो और फिर भी वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं छूट पा रही है, ठीक है, तो ये होता है, ये कॉज करेगा इरिटेशन, ये कॉज करेगा फटीक, ये कॉज करेगा लेथार्जी, एग्जॉशन, मतलब तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे कि देन यू विल लीव द थिंग्स ऑन नेचर, कि अब छोड़ो, अब तो नहीं हो रहा है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये होता है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, कि हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, हमने अपनी बॉडी को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है, हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी हार्मोन्स भी रिलीज़ करती है, तो यही होता है कि फिर वो जो स्ट्रेस है वो निगेटिव में टर्न हो जाता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को निगेटिवली हार्म करने लगता है, तो ये होता है स्ट्रेस टर्न्स निगेटिव। स्टेज ऑफ एग्जॉशन देखते हैं, ये द लास्ट स्टेज ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम इज द स्टेज ऑफ एग्जॉशन, ठीक है, जब हमारी बॉडी क्या कर चुकी है, थक चुकी है। इन अ क्रॉनिक स्ट्रेस सिचुएशन सफरर्स एंटर द एग्जॉशन फेज, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल resources suffer heavily. The body experiences adrenal exhaustion leading to decreased stress tolerance, progressive mental and physical exhaustion, illness and collapse. तो वही है कि जो सफरर है, ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो चुका है उस फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है, अब उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब उसका जो भी स्ट्रेस टॉलरेंस है वो भी कम हो चुका है, ठीक है, और जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी बॉडी स्ट्रेस से फाइट करना बंद कर देगी और तब वो कॉज करता है इलनेस, ठीक है, इलनेस एंड कोलैप्स। तो ये था हमारा लास्ट स्टेज था किसका, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो किसने दिया है, हैंस सैले ने दिया है, गिवन बाय हैंस सैले। ये रहा जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम में हमने 3 स्टेजेस देखे। अलार्म स्टेज, जब हमारे ऊपर कोई भी स्ट्रेस आता है हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है, बेसिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है, और वो होता है अलार्म स्टेज। द स्ट्रेसर अपसेट होम्योस्टैटिस और सेलुलर बैलेंस, जब कोई भी स्ट्रेसर आता है तो वो हम होम्योस्टैटिस, मतलब जो हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशन है, और सेलुलर बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, तो होता है अलार्म स्टेज। फिर आता है रेजिस्टेंस स्टेज, मतलब कि तुम उससे फाइट करते हो, बॉडी फाइट बैक बाय एडजस्टिंग द स्ट्रेस, मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है, फाइट बैक कर रही है, तो वो होता है रेजिस्टेंस स्टेज, ठीक है। और फिर आता है एग्जॉशन स्टेज, कि अब तुम थक चुके हो, नो रेस्ट, ओवर ट्रेनिंग, इंजरी, लैक ऑफ अडेप्टेशन, तो अब तुम्हारी बॉडी थक चुकी है, तो वो होता है एग्जॉशन स्टेज। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का हम ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि सबसे पहले ये लो से हाई पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, और ये फेज नंबर 1 है जो कि है अलार्म, ठीक है, अलार्म रिएक्शन यहाँ पे, अब तुम्हारी बॉडी एकदम वो है, कांस्टेंट है, अब ये अलार्म रिएक्शन आता है, मतलब अचानक से कोई स्ट्रेस आता है। फिर फेज़ 2 आता है कोप विथ स्ट्रेसर, मतलब कि हमारी बॉडी जितने भी तरीके अपनाती है स्ट्रेस से फाइट करने पे, वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं रेजिस्टेंस में, ठीक है। फिर अब हमारी बॉडी क्या हो रही है, एग्जॉस्ट हो गई है, क्या हो रही है, एग्जॉस्ट हो गई है, तो वो क्या होता है, रिवर्स डिप्लीटेड, ठीक है, वो रिवर्स डिप्लीटेड। साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिस, हमने फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैटिस पढ़ा, नाउ वी विल सी द साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिस। ईच पर्सन नीड टू फील लव्ड,
sense of belonging, to feel safe, secure, and to have self-esteem. When these needs are not met or threat to need fulfillment occur, homeostatic measure in the form of coping or defense mechanism help in return the person to emotional balance. ठीक है, तो बेसिकली वही है कि साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिस क्या होता है. साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिस होता है कि हर एक पर्सन जो है he should feel loved and sense of belonging, to feel safe and secure and to have self esteem. ठीक है, इसमें हमारी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है. अगर तुम किसी बच्चे को हमेशा वो करोगे, डिस्क्रिमिनेट करोगे, उसे दबाओगे, उसे ताने दोगे कि तू तो किसी में भी अच्छा नहीं है, ये वो, तो उसका सेल्फ इस्टीम जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, उसका सेल्फ इस्टीम लो हो जाएगा. पर वही इफ़ यू लव द किड एंड इनकरेज करोगे कि अगर वो किसी चीज़ में फेल भी होता है फिर भी तुम उसको इनकरेज करते हो कि डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम यू विल परफॉर्म बेटर, तो ये होता है सेंस टू फील सेफ एंड सिक्योर, टू फील लव्ड. और ऐसे में क्या होती है, सेल्फ इस्टीम होती है, और ऐसे में हमारे जो भी साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिस है वो भी मेंटेन होता है. ठीक है, आगे चल के कोई सा भी स्ट्रेस आता है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो बच्चा इजीली क्या कर लेता है, उस स्ट्रेस से कोप अप कर लेता है. तो ये होता है साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिस कि मेंटली हमारी बॉडी, मतलब हम मेंटली हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी जो हमारे मेंटल हेल्थ को वो करती है, मेंटेन करती है, वो होता है साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिस. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. डिस्ट्रेस. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव. आइदर इट विल बी निगेटिव, आइदर इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, तो दो ही तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारी लाइफ में, या तो निगेटिव स्ट्रेस होगा या तो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा. एक्यूट स्ट्रेस जो कि मोस्ट कॉमन स्ट्रेस है. एक्यूट स्ट्रेस क्या है? एक्यूट स्ट्रेस मोस्ट कॉमन टाइप का स्ट्रेस है जो हमें हमारी डेली लाइफ में होता है. एज आई प्रीवियसली से कि हम डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो वही करते हैं, फील ही करते हैं. ठीक है, सबकी लाइफ में होता है स्ट्रेस, तो वो होता है एक्यूट स्ट्रेस, मोस्ट कॉमन स्ट्रेस. Most common type of stress and least damaging. Experience as an immediate preserved threat, either physical, emotional and psychological. Experience multiple times throughout the day, like new job interview, no new assignment. तो जो acute stress है वो most common stress होता है, और इसे हम multiple times in a day experience करते हैं. ठीक है, हम अपने दिन में multiple times स्ट्रेस, अलग अलग स्ट्रेस को वो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे कि अगर हम सुबह कॉलेज जा रहे हैं, हमारी बाइक ख़राब हो गई, वो स्ट्रेस. हम लेट से पहुँचे, हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाई, वो स्ट्रेस. ठीक है, और फिर आगे चल के अचानक से हमें असाइनमेंट्स मिल गए, वो स्ट्रेस. तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि हम मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट अ डे एक्सपीरियंस करते हैं, वो होता है एक्यूट स्ट्रेस, और ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेस है. फिर आता है क्रोनिक स्ट्रेस. क्रोनिक स्ट्रेस जो है कि प्रोलॉन्ग्ड और कांस्टेंट फीलिंग ऑफ स्ट्रेस दैट कैन निगेटिवली इफेक्ट आवर हेल्थ. ठीक है, जैसे लंबे समय से कोई फैमिली की सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी जॉब प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, वो बहुत ही लंबे समय से है, तो अब वो एक्यूट स्ट्रेस ना होके वो चेंज हो गया क्रोनिक स्ट्रेस में. और क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो ख़तरनाक होता है, हमारी बॉडी पे निगेटिवली अफेक्ट करता है. ठीक है, अफेक्ट्स बोथ माइंड एंड बॉडी. और जो क्रोनिक स्ट्रेस है वो माइंड और बॉडी दोनों को अफेक्ट करता है. ठीक है, अफेक्ट बोथ माइंड एंड बॉडी. प्रोड्यूसेस बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. ये प्रोड्यूस करता है बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. लाइक फिजिकली आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे किसी भी एक्टिविटी में. ठीक है, एनर्जी नहीं रहेगी आपकी बॉडी में, लो एनर्जी फील करोगे, एक्टिव नहीं रहोगे, लैक ऑफ एक्टिवेशन रहेगा. साइकोलॉजिकल मतलब मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेशन होगा, डिप्रेशन होगा, गुस्सा आएगा. तो ये सारे इफेक्ट होते हैं क्रोनिक स्ट्रेस के. डेवलपमेंटल स्ट्रेस usually occur when the normal growing process based on health need, physical and emotional need of developmental stage. developmental stages ये तो मतलब बहुत ही वो है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे अलग अलग स्ट्रेस आता है.
छोटा बच्चा है, उसकी लाइफ में कोई और स्ट्रेस है, उसकी लाइफ में सिर्फ दो ही स्ट्रेस है, खिलौने का और खाने पीने का। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल का स्ट्रेस, फिर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, तो वो होता है डेवलपमेंटल स्ट्रेस, कि आप जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो वैसे वैसे आपका स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, आपके साथ आपका स्ट्रेस भी डेवलप कर रहा है, तो वो होता है डेवलपमेंटल स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है, हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन हेल्थ, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड इमोशनल वेलबींग। अब जैसे तुम्हारा साथ वाला है कोई, ठीक है, और वो तुमसे अच्छा कर रहा है तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, और वो तो तुम उससे और बेटर करने की कोशिश करोगे, मतलब ऐसा स्ट्रेस जो तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है टू डू बेटर, वो होता है यू स्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस कैसा होता है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। मोटिवेट द पर्सन, फोकस एनर्जी, शॉर्ट टर्म। यू स्ट्रेस कैसे होता है, शॉर्ट टर्म होता है, फील एक्साइटेड, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो यू स्ट्रेस में शॉर्ट टर्म होता है, जो भी पर्सन है वो एक्साइटेड फील करता है और उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, यो होता है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस जो हमें मोटिवेट करती है टू डू बेटर, इट्स अ शॉर्ट टर्म, पर्सन फील एक्साइटेड एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डिस्ट्रेस, निगेटिव स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है। यू यू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, okay. यू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस एंड डिस इज अ नेगेटिव स्ट्रेस। Distress is a negative stress. Unpleasant emotion, feeling, thought, condition, behavior in which person unable to adopt the stressor. ठीक है, कोई सी भी अनप्लीजेंट इमोशन है, फीलिंग है, थॉट है, कंडीशन है, बिहेवियर है, जिसमें पर्सन अनेबल टू फील अडाप्ट द स्ट्रेसर, वो कॉज करता है डिस्ट्रेस, ठीक है। डिक्रीज कर देगा परफॉर्मेंस में। यू स्ट्रेस में क्या हो रहा था, यू स्ट्रेस में तो आपको मोटिवेशन मिल रही थी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा था, पर डिस स्ट्रेस में क्या होगा, परफॉर्मेंस कम होगी, ठीक है। और यू स्ट्रेस क्या था, वो शॉर्ट टर्म के लिए था, बट डिस स्ट्रेस कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए होगा, और जो लीड करेंगे हमारे मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को, वो होता है डिस्ट्रेस, ठीक है। डिस्ट्रेस क्या करता है, लीड करता है हमारे मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को, और इट कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, एंड ये परफॉर्मेंस को भी डिक्रीज करेगा। तो डिसस्ट्रेस क्या है, डिसस्ट्रेस कोई भी अनप्लीजेंट फीलिंग, इमोशन और कंडीशन है जो हमारे परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और ये लीड करता है मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स देख लेते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, सोशल स्ट्रेसर और थॉट्स। तो स्ट्रेसर्स कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टिमुलाई और फैक्टर जो स्ट्रेस कॉज करते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। वो तो इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी या फिर ठंडी है, कुछ भी है, बरसात हो रही है, तुम्हें जॉब पे जाना है, तुम्हें कॉलेज पे जाना है, तो वो होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, या फिर तुम्हारे हाथ पैर में कहीं पे भी चोट लग गई है, तुम बीमार हो गए, हाई फीवर आ गया है, ठीक है, एनीथिंग, वो होता है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर। सोशल स्ट्रेसर मान लो वही है, लोग, ठीक है, पीयर ग्रुप, कलीग्स, ये सारी चीज़ें सोशल स्ट्रेसर में आती है। थॉट्स, तुम्हारी खुद की हैबिट्स, मतलब ओवर थिंक करने की हैबिट, ये सारी चीज़ें होती है स्ट्रेसर में आ जाती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेसर में कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर होते हैं, इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, सोशल, थॉट्स। इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, सोशल, थॉट्स, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेसर, तो हमारी इफेक्ट पे मतलब स्ट्रेसर जो है वो क्या इफेक्ट करती है हम पे, हेल्थ एंड इलनेस, ऑब्वियसली हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है, कि बेसिक ह्यूमन नीड्स, फैमिली रिएक्शन और टू इलनेस, ठीक है, बेसिक ह्यूमन नीड्स और फैमिली रिएक्शन टू इलनेस, उस सारी चीज़ों पे इफेक्ट कौन करता है, स्ट्रेसर। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस और अडेप्टेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं।
सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ स्ट्रेस, डेवलपमेंटल स्ट्रेस, सिचुएशनल स्ट्रेस। ठीक है, इसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, डेवलपमेंटल स्ट्रेस और सिचुएशनल स्ट्रेस में। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर एक्सपीरियंस्ड, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। मतलब जो स्ट्रेसर है, जिस बंदे को स्ट्रेस हो रहा है वो कौन सा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल। फिर आता है पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, कुछ कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं स्ट्रेस के लिए। अडेप्टेशन टू स्ट्रेस, अगर तो इम्बैलेंस है, ठीक है, अगर तो परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, सोर्स और कोपिंग मैकेनिज्म, इनमें इम्बैलेंस है तो तुम्हारा स्ट्रेस जो है वो मतलब अडेप्टेशन टू स्ट्रेस है वो उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्ट्रेस को अडेप्ट करने के लिए मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो परसेप्शन टू स्ट्रेस है और जो सोर्स है और जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो एक बैलेंस कंडीशन में रहे। ठीक है, जो भी हमारा परसेप्शन टू ऑफ स्ट्रेस है, सोर्सेज और कोपिंग मैकेनिज्म है, ये सब एक बैलेंस में रहेंगे तब हमारा अडेप्टेशन हो पाएगा किसी भी स्ट्रेस को लेके। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अडेप्टेशन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अडेप्टेशन देखते हैं कि साइकोलॉजिकली हम किसी भी स्ट्रेस को कैसे अडाप्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बॉडी माइंड इंट्रैक्शन। ठीक है, हमारी माइंड और बॉडी का इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, और एंजाइटी और कोपिंग मैकेनिज्म, ये तीनों चीज़ें किस में आती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अडेप्टेशन में। ठीक है, कि हम स्ट्रेस को अडाप्ट कैसे कर रहे हैं, स्ट्रेस का हमारे ऊपर इफेक्ट कैसे हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, एंजाइटी कॉज कर रहा है या फिर हमें मोटिवेट कर रहा है, तो ये होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अडेप्टेशन में। हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास माइंड बॉडी इंट्रैक्शन। ठीक है, Human react to threats of danger as if they were physiologically threat of a person perceives the threat on an emotional level, and the body prepare itself to either resist the danger or to run away. Each person react in a package. ठीक है, तो जो भी हमारा जो माइंड बॉडी इंट्रैक्शन है वो हमारी अगर मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब अगर हमें मेंटली स्ट्रेस हो रहा है तो हम हमारे बॉडी पे बहुत बड़ा इम्फेक्ट करेगा। जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इरिटेट हो जाएगा, उसमें आ जाता है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, प्यूपिल डायलेशन, ड्राई माउथ, हेडेक, नोजिया, स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कुछ लोग हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, या फिर जिन्हें बहुत स्ट्रेस होता है उनकी स्लीप डिस्टर्ब जाती है। ठीक है, उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी का रिएक्शन है। ठीक है, हमारी बॉडी का क्या है, रिएक्शन है स्ट्रेस को लेके। स्ट्रेस कहाँ हो रहा है, वो तो इमोशनल स्ट्रेस है ना, मेंटल स्ट्रेस है, पर उसका इफ़ेक्ट फिजियोलॉजिकल पड़ रहा है। मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है पर वो इफ़ेक्ट दिखा रही है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, ये होता है माइंड बॉडी इंट्रैक्शन कि अगर हमें मेंटल डिस्ट्रेस है, हमें मेंटली हम मतलब स्ट्रेस में है, तो फिजिकली हम उसका इफेक्ट देखेंगे वाया कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डाइल्यूट पीपल, ड्राई माउथ, हेडेक, नोजिया और स्लीप डिस्टर्बेंस। फिर आता है एंजाइटी। ये है हमारे पास एक एरो है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं माइल्ड एंजाइटी होती है। ठीक है, माइल्ड एंजाइटी जैसे कि एग्ज़ाम्स को लेके या फिर कोई भी छोटे मोटे चेंजेस को लेके। फिर आते हैं मॉडरेट, ये भी ठीक ही है, मतलब 2-3 दिन किसी भी जॉब इंटरव्यू को लेके। उसके बाद फिर आता है सीवियर और फिर आता है पैनिक। पैनिक तो लास्ट स्टेज ऑफ एंजाइटी जो कि ज़्यादा हार्मफुल है। कोपिंग मैकेनिज़म्स, ये सारे कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए। सबसे पहले आता है कंपनसेशन। ठीक है, देन डिनायल, देन डिस्प्लेसमेंट, इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन और अनडूइंग। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे तरीके हैं, ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे मैकेनिज़्म हैं दैट इज़ नोन एज कोपिंग मैकेनिज़्म विच वी यूज़ टू फाइट विथ अ स्ट्रेस।
स्ट्रेस से फाइट करने के लिए हम ये सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं, एंड ऑल आर नोन एज कोपिंग मैकेनिज्म। इंटरवेंशन टू रिड्यूस एंजाइटी, हाँ, तो हम क्या क्या जतन कर सकते हैं, मतलब हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एंजाइटी को दूर करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो वो मेंटेन करता है फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों को। रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो रेस्ट ले लो, स्लीप ले लो। स्लीप हेल्प्स बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टैटिस, रिस्टोर एनर्जी। स्लीप क्या करती है, हेल्प करती है बॉडी की टू मेंटेन होम्योस्टैटिस एंड रिस्टोर एनर्जी। न्यूट्रिशन, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन बॉडी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म एंड इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। ओबेसिटी एंड मल न्यूट्रिशन आर मेजर स्ट्रेसर्स। यस, न्यूट्रिशन मतलब आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी है, वही है कि जो भी ओबेसिटी है और मल न्यूट्रिशन है वो कॉज करता है स्ट्रेस। Encouraging the use of support system. Support system provide emotional support that help a person identify and normalize feeling, ठीक है, एसोसिएटेड विथ स्ट्रेस। वही है सपोर्ट सिस्टम की, तुम किसी का सपोर्ट ले सकते हो स्ट्रेस में। डेली एक्सरसाइज करो, रेस्ट करो, स्लीप करो, अच्छा न्यूट्रिएंट वाला फूड लो, और सपोर्ट ले सकते हो अपने पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, कलीग्स और फैमिली का। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट देख लेते हैं। वही है कि आप स्ट्रेस से कैसे फाइट करते हो। मेडिटेशन करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखो, रिलैक्स करो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विथ केयरिंग, पेट्स, म्यूज़िक, अवेयरनेस। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रेस से फाइट करने के लिए, ठीक है। इसमें से 2-4 चीज़ें जैसे कि म्यूज़िक, पेट्स, मेडिटेशन, स्लीप, ये सारी चीज़ें तो सभी करते हैं। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का चैप्टर, दैट इज़ स्ट्रेस एंड इट्स एडाप्टेशन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।